नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल 2026 के विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने से पहले एक बार फिर दीदी और ईडी का आमना सामना हो गया है। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी की सरकार और उनका प्रशासन वास्तव में पारदर्शिता और जवाबदेही दिखा रहा है? क्या रूल ऑफ लॉ नियमों का पालन कर रहा है? क्या बंगाल में ईडी की कार्रवाई सिर्फ कानूनी जांच है या इसमें कोई राजनीतिक छाया? आईपैक जो प्रशांत किशोर की कंपनी थी, हालांकि वो खुद को आधिकारिक रूप से अलग कर चुके हैं, अब पीछे हो तो पता नहीं, उसके दफ्तर पर रेड के बाद बवाल हुआ। क्या ईडी निष्पक्ष है या चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही ईडी के जरिए? इसमें क्या सच्चाई है? क्योंकि टीएमसी इस कार्रवाई को केंद्र की साजिश बता रही है। और क्या वास्तव में राज्य में सत्ता और कानून के बीच टकराव की खाई बढ़ रही है? अगर बंगाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई बिना किसी राजनीति से प्रेरित है तो सवाल है कि क्या बंगाल सरकार भ्रष्टाचार में घिरे अपने नेताओं और अधिकारियों की ढाल बन रही है? ममता बनर्जी इतनी मजबूत हैं कि कानून की प्रक्रिया और ईडी की कार्रवाई उनके और सत्ता के राजनीतिक कब्जे को प्रभावित नहीं कर पा रही। ममता बनर्जी, एक ये भी सवाल है कि ममता सरकार अपने नेताओं और मंत्रियों को कानूनी जांच से बाहर रखने और राजनीतिक संरक्षण देने की कोशिश कर रही है। ये केवल राजनीतिक घटनाक्रम नाटक है या सच में भ्रष्टाचार है जिस पर कार्रवाई के लिए ईडी गई थी? मनी लॉन्ड्रिंग के तह तक जाने वाली क्या कार्रवाई से कहा जा सकता है सत्ता और एजेंसियों के बीच यह टकराव केवल जनता के बीच भ्रम पैदा कर रहा है? और आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे कि चुनाव में दीदी वर्सेस ईडी। याद कीजिए, दिल्ली, वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, 2 साल से माहौल बनाया गया शराब घोटाले का। अरविंद केजरीवाल, उनकी कैबिनेट के तमाम नेता, सांसद संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सारे के सारे सबको उठाकर ईडी ने जेल में डाल दिया। आज कोई नाम ले रहा उस घोटाले का, उसमें क्या ईडी ने कार्रवाई की किसी को पता है? सरकार बीजेपी की बन गई, ईडी ऐसे सो गई। याद कीजिए, छत्तीसगढ़, ईडी ने कहा कि महादेव ऐप में भूपेश बघेल को 506 करोड़ रुपया गया। बीच चुनाव में दबिश हुई, बवाल हुआ, भूपेश बघेल के बेटे को पकड़ा, धकड़ा, पूछताछ हुई, झंझट हुआ। और महादेव ऐप में पैसा किसने लिया, ये किसी से छिपा नहीं। कई अफसरों के इस्तीफे हो गए, पद छोड़ दिए गए। अभी हाल में वही महादेव ऐप है। इसमें दिल्ली के सिंहासन के नीचे जो काम करते थे बहुत सारे लोग, उन पर उंगलियां उठ रही हैं। ईडी कहां है, इस करवट सो गई। अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनके बेटे पर भी शिकंजा कसा। छत्तीसगढ़ में चुनाव हारे, राजस्थान में चुनाव हारे, ईडी निकल गई। पिछली बार बंगाल में भी चुनाव के दरमियान ईडी बहुत दबिश दे रही थी और तब वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़, जो बाद में उन्हें मजबूरी में राष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ा, लगातार मोर्चा ले रहे थे ममता बनर्जी से। बाद में उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम में मौजूदा जो राज्यपाल हैं सीबी आनंद बोस, वो ईडी की तरफ से मोर्चा लिए हुए हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि कोई मुख्यमंत्री किसी संघीय जांच एजेंसी के, किसी केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में बाधा डाले। जो फाइलें उस एजेंसी को चाहिए वो लेकर आ जाए। ऐसा ईडी कह रही है कि वो फाइलें उनको लेनी थी या वो हासिल करना चाहते थे, ममता बनर्जी लेकर आ गई बहुत सारे कागजात। आईपैक के जो कर्ता धर्ता हैं आज के, जैन साहब, उनके दफ्तर में ईडी ने कोयला घोटाले के मामले में दबिश थी। अब ये घोटाला क्या है, 2020 में ये मामला दर्ज हुआ, 22 में समन हो गया, सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी लग गई
और अब 26 में चुनाव है, तब फिर ये मामला सामने आ गया भाई। और दबिश कहां हो रही है? जो टीएमसी के आईटी सेल के हेड हैं जैन साहब, वही आईपैक के भी हेड हैं उनके दफ्तर में। अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हो चुकी है, अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन जा रहे हैं आईपैक के दफ्तर में। अब ममता बनर्जी उबल उठी, उन्होंने कहा कि भाई हमारे उम्मीदवारों की फाइलें, हमारी स्ट्रैटेजी, हम फंडिंग का स्ट्रक्चर हमारा क्या है, हमारे उम्मीदवार किस तरीके से हम चयन कर रहे हैं, हम किन किन लोगों को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किस पार्टी से कौन आएगा, ये सारी स्ट्रैटेजी आईपैक के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी सब कुछ हासिल करना चाहती थी ताकि वो बंगाल का चुनाव जीत सके, हमारे लोगों को धमका सके, जिनको हम चुनाव में उतार रहे हैं उनको धमका सके और धमका के वो अपनी तरफ तोड़ सके। ममता बनर्जी ने खुलकर मोर्चा ले लिया। एक नाम मैं भूल गया, हेमंत सोरेन, 15 महीने तक वो जेल में रहे, उनको जबरदस्ती इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। और बाद में हाईकोर्ट ने कहा, झारखंड हाईकोर्ट ने, कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई मामला ही नहीं बनता था। एक आदिवासी नेता 15 महीने जेल में रहा, तो उनकी किस्मत थी कि सत्ता में वापसी हो गई हेमंत सोरेन की। बाकी आप एक ट्रेंड देख लीजिए, केजरीवाल से लेकर भूपेश बघेल से लेकर अशोक गहलोत तक सत्ता ही चली। तो ममता बनर्जी कह रहे हैं कि यह सत्ता का खेल है। और मेरा भी मानना है कि भाई टाइमिंग यही क्यों, हर बार इसी को टाइमिंग का कुतर्क कि भाई भारत में चुनाव होते रहते हैं और वन नेशन वन इलेक्शन लगा दो, इस तरह के कुतर्क भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं। अरे बंगाल का चुनाव हो जाए, पकड़ लेना, गर्दन दबाओ शुरू भाई। एक और बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा दे रहा हूं आपको, एसआईआर में खोपड़ी के बल खड़े होने के बाद भी चुनाव आयोग सिर्फ 7% बंगाल में वोट डिलीट कर पाया, जबकि उत्तर प्रदेश में 18%, अन्य जगह 15%। तो ममता बनर्जी उनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से मोर्चा लिया एसआईआर में, तो ममता बनर्जी का कहना कि भाई उन्होंने बहुत सारे वोट कटने से रोके जो बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर काटना चाहता था, फिर भी बहुत सारे काट दिए, करोड़ों वोट काट दिए बेवजह। और वो जीतना चाहते हैं, इनके इन प्रकार ने बंगाल में बेईमानी करना चाहते हैं। ममता बनर्जी सड़क पर उतार रही, आईपैक के दफ्तर में 4.5 घंटे तक वो रहीं, ईडी को घुसने नहीं दिया। मतलब ईडी घुसा लेकिन खदेड़ा गया वहां से, टीएमसी ने खदेड़ दिया ईडी को। और उसके बाद पूरा हंगामा बवाल। आज सुबह से दिल्ली में हंगामा, टीएमसी के सारे सांसदों ने अमित शाह के घर पर धरना दे दिया। हंगामा बवाल, वो फुटेज दिखाए जाएं किस किस तरीके से डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद, इनको लाद लाद कर पुलिस ले गई। बंगाल से लेकर दिल्ली तक हंगामा बवाल। और वहां 6.5 किलोमीटर की पदयात्रा कर दी दीदी ने हाईकोर्ट तक। हाईकोर्ट ने हाथ जोड़ लिए कि हम सुनवाई नहीं कर सकते, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों ने घेर लिया हाईकोर्ट। जज साहब ने कहा कि ना, प्रतिकूल स्थितियां हैं, हम ऐसी स्थितियों में नहीं कर सकते सुनवाई। 14 जनवरी डेट दे दी। ये हो क्या रहा है देश में? एक निर्वाचित मुख्यमंत्री एक एजेंसी के कागज छीन रहा है, उसे दौड़ा रहा है। कहां जा रहे हैं हम, किस ओर जा रहे हैं हम? और एक तरफा मामला नहीं है बिल्कुल, ये टिट फॉर टैट है, एक तरफा मामला बिल्कुल नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी विक्टिम होती है तो उसको रूल ऑफ लॉ याद आता है, और जब दूसरे दल विक्टिम होते हैं तो उनको रूल ऑफ लॉ याद आता है। लेकिन अल्टीमेटली इस जो धींगा मुश्ती है लोकतंत्र की, ये लोकतंत्र में धींगा मुश्ती है, इससे लोकतंत्र खतरे में। लोकतंत्र, अब इस देश के लोगों को पता नहीं कि लोकतंत्र है क्या, ये लोकतंत्र है या ये लोकतंत्र है। क्या एजेंसियों के बल पर इस देश में चुनाव जीते जाएंगे जो ममता बनर्जी कह रही? बहुत सारे सवाल हैं आज इस कार्यक्रम में, उनको हम उठाएंगे। ममता बनर्जी कैसे सड़क पर निकलकर और क्या कह रही वो सुनिए।
the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. ममता बनर्जी ने बहुत सारे आरोप लगाए। दिल्ली में कीर्ति आजाद, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और अब टीएमसी के सांसद, जब छूटे, गिरफ्तार हो गए थे, छूटे, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। किसी कारण के हमें पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में रोका गया है। न तो हमें जेल भेजा जा रहा है, न तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है। बस डिटेन करके रखा हुआ और समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों। ये सारी पुलिस लगाई हुई है। हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आए, लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार से हमारे ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं, अगर ये सांसदों के साथ हो रहा है, 8 सांसद हैं, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी आम जनों के साथ क्या होता होगा। ये है सरकार बीजेपी की और ये है पुलिस। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य और प्रवक्ता संबित पात्रा साहब क्या कह रहे हैं, उसमें। और आज मीडिया के माध्यम से बंगाल में जिस प्रकार से सरकारी कामकाज में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने दखल दिया है, मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में वह दृश्य देखे। शायद ये भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एक करप्शन के केस में जब रेड पड़ रहे हो ईडी के, उसके बीच में मुख्यमंत्री जी खुद घुस करके एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश, एविडेंस चोरी करने की कोशिश कर रही हो। ऐसा कभी हिंदुस्तान के इतिहास में पहले शायद ही कभी हुआ होगा जो आज बंगाल में हुआ। प्रतीक जैन नामक व्यक्ति, जिसको आईपैक का सारा आइडिया है, जो आईपैक चलाता है, आईपैक के प्रीमाइसेस में रेड होता है और आईपैक के प्रतीक जैन जी के घर में रेड होता है, और दोनों ही जगह ममता बनर्जी व्यवधान करती है, इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल एविडेंस चुराती है और वहां से ले जाती है। बंगाल की पुलिस का इस्तेमाल करती है, प्रयोग करती है अपने मनसा को अंजाम देने के लिए। यह दिखाता है कि ममता हैज लॉट टू हाइड। संबित पात्रा साहब कह रहे हैं कि आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। मान सकते हैं हम कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए अच्छी तस्वीर नहीं है। चाहे बंगाल में दीदी ममता बनर्जी करें और चाहे ईडी पर जो आरोप लगते हैं कि जो नेता बीजेपी में चला गया उसके सारे पाप साफ हो गए, साफ सुथरा हो गया, तो ये भी बात ठीक नहीं है। हमारे साथ माधवी अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के नेता, पश्चिम बंगाल से जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत माधवी जी। स्वाति चंद्रशेखर जानी मानी पत्रकार रही हैं, कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ इस कार्यक्रम में है। मोहम्मद एहतेशामुल हक साहब हमारे साथ टीएमसी के नेता बंगाल से जुड़े हैं। एहतेशाम साहब का भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। निशांत राणा साहब ईडी के काउंसलर हैं और प्रियदर्शी रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। माधवी अग्रवाल जी, अगर एक एजेंसी जिस पर बार बार ये आरोप लगता हो कि वो किसी राजनीतिक दल का चुनावी टूल बन रही है, लगातार जब चुनाव आता है तो इस एजेंसी सक्रिय हो जाती है। एक आप पूरा ट्रेंड देख लीजिए,
देश भर में, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, भूपेश बघेल हो, आप हेमंत सोरेन हो, अशोक गहलोत हो, पूरा एक ट्रेल देख लीजिए। जब चुनाव आता है तो ये एजेंसी सक्रिय हो जाती। अच्छी बात है कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एजेंसी है, लेकिन इस पर भी कई बार हाई कोर्ट ने, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी उंगली उठाई है कि भाई आप जो चीज़ें लाते हैं वो सब फर्जी निकल जाती हैं। 9% कन्विक्शन रेट है जिस एजेंसी का, वो कभी भी किसी नेता का टेटुआ पकड़ लेती है। और क्षेत्रीय दल चूंकि एक नेता पर निर्भर होते हैं, वो ढेर हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। ममता बनर्जी यही कह रही हैं कि ये आप पॉलिटिकल इस्तेमाल करते हैं, और उसका उन्होंने मैदान जंग में कूदकर मुकाबला किया है। माधवी अग्रवाल, देखिए ऐसा है कि जब शाहजहां शेख के ऊपर ईडी ने जब कार्रवाई करनी चाहिए थी, संदेश खाली का मामला जब सामने आया था उसके पहले, तब भी यही हुआ था। तब कोई चुनाव नहीं थे पश्चिम बंगाल में, और उस समय वहां पर जिस तरीके से ईडी को खदेड़ा गया, मारपीट की गई, उस पर पत्थर बरसाए गए, तब तो कोई चुनाव नहीं थे। तब भी ईडी अपनी प्रक्रिया, अपनी जो उनके काम है वो कर रही थी। ईडी अपनी ड्यूटी पूरी कर रही थी। रही बात आप जो बोल रहे हैं कि ये एक ओपोजिशन की तरफ से ये इल्जाम लगाया जाता मैं है, नहीं बोल रहा हूं, तो क्या मुझे ये बताइए। परसेप्शन है माधवी जी, ये परसेप्शन है। विपक्ष के लोग कहते हैं, और आम परसेप्शन अब बन रहा है देखिए, कि ईडी टूल बन रही है एक राजनीतिक दल का। क्या आप मुझे बताइए कि क्या ममता बनर्जी के जो मिनिस्टर है, उनके घर से रुपयों का पूरा जखीरा नहीं निकला था, जो कि बाद में सामने आया कि उन्होंने शिक्षा मंत्री, बहुत सारे लोग, शुभेंदु अधिकारी, फला ढिका, बहुत सारे नेता जो आपकी पार्टी में हैं, वो पहले उनको भी ईडी ने दबोचा था। आपने उनको पाक साफ कर दिया, उनकी धुलाई कर दी आपने। तो एक बहुत लंबी फेहरिस्त है जिनको आपने धो पोंछ कर साफ कर दिया है। मैं आपको जवाब दे रही हूँ, आप मुझे जवाब नहीं देने दे रहे हैं। या तो आप ही बोलिए, आप इतनी देर से बोल रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, उतनी देर से बोलना मेरा हक है भाई। मंत्री के घर से पैसे नहीं निकले थे क्या? आप मुझे बताइए। शिक्षा मंत्री, हाँ निकले थे, बिल्कुल निकले थे, मदन मित्रा के घर से बिल्कुल निकले थे क्या? बिल्कुल निकले थे। और जो रास्तों में, फिर आप मुझे एक भी लाइन पूरी नहीं करने दे रहे हैं। आप चाहते क्या है कि आपके शब्दों को मैं दोहरा दूं? मैं अपनी बात नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। आप मुझे बताइए कि मदन मित्रा के घर से जिस तरीके से पैसों का जखीरा निकला था और अभी भी वो जेल में है, क्या वो ईडी ने गलत कार्रवाई की थी? और जो शिक्षा में जो घोटाला हुआ था, उसकी वजह से जितने भी शिक्षक थे वो रास्ते में डंडे खा रहे थे, वो क्या गलत था? पश्चिम बंगाल में क्या सिंडिकेट की राजनीति नहीं हो रही है? है जो इस कंपनी की हो रही है, इस पर ममता बनर्जी का बीच में आके हस्तक्षेप करना और चैनल की तरफ से, आपकी तरफ से ये कहना कि ईडी की कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। लेकिन जब नहीं, चैनल की तरफ से नहीं, माफी चाहता हूं, चैनल की तरफ से नहीं, जो ममता बनर्जी करे उसी को याद दिला रहा हूं मैं। चैनल ना ममता बनर्जी का है ना भारतीय जनता पार्टी का है। बोलिए। जब शाहजहां शेख का मामला आया था, तब कौन सी चुनाव थे पश्चिम बंगाल में? तब क्यों ईडी पर इतना ज्यादा लोगों ने पत्थरबाजी की थी, ईडी की गाड़ी तोड़ दी थी? क्यों किया था? तब तो कोई चुनाव नहीं थे, तब भी ईडी अपने काम को करने के लिए आई थी, अपनी ड्यूटी पूरा करने के लिए आई थी। और उसके बाद फिर महिलाओं ने आकर बताना शुरू किया कि किस तरीके से संदेश खाली में, किस स्थिति में वहां पर लोगों का, महिलाओं का शोषण हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल में शिक्षक घोटाला हो जाता है, जिसमें शिक्षा मंत्री के घर से बहुत सारा पैसा निकलता है और उसकी वजह से उनको जेल भी जाना पड़ता है। ममता बनर्जी उन्हें रेस्ट्रिकेट भी करती है। इधर उनके जो नेता है वो ईडी से डर के भागते हैं, और ईडी जब अपनी कार्रवाई करने आती है तो उनपे पत्थर और लाठियां बरसाई जाती है। और आप बोल रहे हैं कि चुनाव की वजह से हो रहा है, तो फिर बता दीजिए कि वो जो नोट गिनने के लिए मंगाई गई थी उनके मंत्री के घर में, वो गलत था? वो जो सारा फुटेज वीडियो में पूरा देश भर में चला था, वो क्या ईडी ने पैसे रखे थे वहां पर? वो घोटाला नहीं था क्या? जो अभी कुछ दिन पहले शिक्षक सारे रास्ते में निकल कर अपना जो है आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी, वो क्या गलत था? कोई घोटाला नहीं हुआ है? या तो आप ही क्लीन चिट दे दीजिए फिर अपनी तरफ से कि नहीं, पश्चिम बंगाल में कोई घोटाला होता ही नहीं है, पश्चिम बंगाल में सिंडिकेट की राजनीति होती नहीं है। और अगर मान लीजिए कि फंसाने और फंसने की बात थी, तो फिर वो दस्तावेज उनको जो पुलिस उसमें सपोर्ट कर रही थी, और पुलिस ने सारे पेपर्स और फाइल्स निकाल के उतार उठा के जिस गाड़ी में रखे, वो गाड़ी तो टीएमसी के नेताओं की, टीएमसी के नाम से पंजीकृत गाड़ी है वो। तो ये क्या हो रहा था? जाने देते ना, पेपर्स आते पता चलता। चुनाव की प्रक्रिया की आप बात कर रहे हैं, जहां जहां ईडी ने अपनी कार्रवाई की है वहां पर पैसे निकले हैं और निरंतर निकल रहे हैं।
इसीलिए ये कहना, इसको चुनाव के साथ जोड़ देना, बीजेपी के साथ जोड़ देना अपने आप में एक बहुत ही ठीक है, गलत विषय है, गलत ठीक तरीका है। इसका है जवाब को प्रेजेंट मोहम्मद करने का और बताने एहतसामुल का। हक टीएमसी के नेता है वो देंगे। एहतसाम भाई, अभी भारतीय जनता पार्टी की नेता माधवी अग्रवाल ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं और वो सवाल जायज हैं। देखिए, अगर उनके घर, जो मंत्री के घर पैसे निकले, नोटों की गड्डियां और पहाड़ निकला, तो माधवी अग्रवाल ने तो रखा नहीं था, ना ही शुभेंदु अधिकारी वहां रखने गए थे पैसे वो। तो क्या भ्रष्टाचार पर जो आप लोग पर्दा डालने के लिए हल्ला मचाने लगते हैं पहले से? देखिए चौहान जी सबसे बड़ी बात है, हमारी जो बहन जिस हिसाब से माधवी अग्रवाल जी बोल रहे हैं, इनके पास में हमने देखा, हमने सुना, पूरा देश देखा, पूरा देश सुना कि भारतीय जनता पार्टी देश में एक ऐसी पार्टी है कि ईवीएम हैकिंग करते हैं, वोट चोरी करते हैं, लेकिन कल एक बात सिद्ध हो गई चौहान जी कि ये डेटा भी चोरी करते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि इनके पास रणनीति बनाने का कुछ है नहीं। तो पश्चिम बंगाल में ये हमारे, अब बंगाल में क्या रणनीति बनाए? वहां जब आप लाठी चला देते हैं, हर चीज में, हर जगह आप लाठी चला देते हो, चलवा देते हो, ये क्या रणनीति बनाएंगे वहां बंगाल में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आप इनके नेताओं को पिटवाते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं। चौहान जी, अपोजिशन पार्टियां जब कानून हाथ में लेंगे तो कानून अपना काम करेगी। ये बात समझ लेना होगा हम सबको कि कानून अपना काम करेगी। नेता जो है, विपक्षी नेता यहाँ एहतशामुल हक, आप क्या भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे? आपकी पार्टी भ्रष्टाचारियों को बचाएगी? संविधान की शपथ लेने वाली मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी होंगी? भ्रष्टाचारियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर देश में है, 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी है। जो इनकम, ईडी और सीबीआई, ये तीनों है बीजेपी के भाई। दोबारा मैं बोल रहा हूं, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई, ये तीनों एजेंसी है बीजेपी के भाई है। अपोजिशन के तमाम नेताओं को डर दिखलाते हैं ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का डर दिखला करके हमारे जो 2021 में जो शुभेंदु अधिकारी जो अपोजिशन के लीडर है, उनके लिए भी इन्होंने क्या किया, इनको अपने यहां बुला करके वॉशिंग मशीन में डाल दिया और वो समझ लिए क्लीन चिट हो गए। ये बोलना और समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अभी क्या परिस्थिति है। आपने देखा होगा कि कल की घटना, जिस हिसाब से हमारे आई पैक के ऑफिस में, जिस हिसाब से एहतसाम भाई, बीजेपी कह रहे कि आई पैक टीएमसी नहीं है, उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। अगर वो जैन साहब, प्रतीक जैन साहब अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो उनको भी ना पकड़े, ये क्या बात हुई? नहीं, वो जो है, वो चौहान जी, वो जो प्रतीक जैन जो है, हमारे पार्टी का वो दफ्तर है, वो स्ट्रेटेजिक भी तैयार वहां होता है और वहां पे वो हमारे पार्टी के प्रमुख ऑफिस है। जो हमारे एनालिसिस जो भी होती है, जो भी रणनीति बनती है, उन्हीं के दफ्तर में बनती है। वो पार्टी कार्यालय है, ये समझना होगा हम लोगों को। इस हिसाब से देखिए, वहां टोटल रणनीति हम लोग बनाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या है, उनको हमारे डेटा की आवश्यकता पड़ी, इस वजह कर ईडी एक बहाना है और हमारे जो आई पैक के उनके घरों में, उनके दफ्तरों में ईडी का हनन किया गया है। ये कहीं न कहीं आज दिल्ली में जब होम मिनिस्टर के घर में उनके दफ्तर पर जब गए हमारे 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां की दिल्ली पुलिस, लग रहा है कि कोई कैदी है या कोई मुजरिम है, इस तरह से घसीटा गया। मैं उसकी भी कड़ी निंदा और मजम्मत करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि एजेंसी को इस्तेमाल करती है, पुलिस को इस्तेमाल करती है। आज ने देखा होगा, पुलिस को आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे मेंबर आप बंगाल में पुलिस को इस्तेमाल करके ईडी को पिटवा रहे हैं। आप पुलिस का इस्तेमाल बंगाल में करते हैं, ईडी को पिटवाते हैं आप। ये तो मैंने पहला राज्य देख रहा हूँ जहाँ ईडी को पीट दे रहे हैं लोग। ईडी अगर इस हिसाब से काम करे, ईडी पर एफआईआर हुआ, कुछ तो हुआ नहीं। ईडी पर एफआईआर हम लोग किए हैं कि वो दूसरे हिसाब से हमारे दरवाजा में एंट्री किए हैं। वो किसी के इशारे पर समझ, मतलब कोई संविधान, कानून, नियम कुछ मानोगे एहतसाम भाई? बिल्कुल, कि सब कुछ ताक पर रख दोगे, केवल लाठी तंत्र चलाओगे बंगाल में? मानने वाले हैं, हम लोग सारे नियम कानून को मानने वाले हैं, लेकिन एक ही ऐसी पार्टी है के एक ही भूल कमल की फूल। भारतीय जनता पार्टी जो है
सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और एजेंसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले भी हमारे देश में एजेंसी थे, लेकिन इस तरह का अच्छा ये बता दो ये बता दो शाम भाई कि प्रतीक जैन के पास ऐसा क्या आप लोगों ने छुपा के रखा था जो ईडी को चाहिए था? ऐसा क्या छुपा दिया था भाई आपने वहां पे? देखिए मेरे जितने भी आज देखिए 2 महीना के अंदर, अगले महीना फरवरी में हमारे पार्टी के समझ लिए जो कैंडिडेट हो गए 294 विधानसभा, उनके सीक्रेट समझ लिए लिस्ट थी, किनको सीट दिया जाएगा, कौन हमारे जिला के प्रेसिडेंट होंगे, कौन वहां के सचिव होंगे, हमारे आंतरिक मामला है, ये क्यों क्या करेंगे, इस पे ये मतलब वहां हमारा सारा डॉक्यूमेंट रखा हुआ था। लेकिन इनके पास तो कुछ है नहीं, इनके पास तो सिर्फ जुमला है। 15 लाख रुपया आएगा, ठीक है 15 लाख मत जाइए, काला धन वापस आएगा, 15 लाख मत जाइए, पेट्रोल 35 रुपया होगा। ठीक है। माधवी अग्रवाल एक छोटा सा रिएक्शन दीजिए, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा। माधवी अग्रवाल बोलिए। देखिए ऐसा है कि इनका छटपटाना वाजिब है, और अगर ये कहते कि भाई जहां पे ईडी ने रेड की थी वहां पर रुपये नहीं निकले, वहां पे घोटाला नहीं निकला, तो मैं मानती। रही बात इनकी कि भाई ममता बनर्जी ने जिस तरीके से हस्तक्षेप किया, ये पहले भी ममता बनर्जी ने हम देख चुके हैं कि ममता बनर्जी कहाँ कहाँ जाकर किस तरीके से अपना बचाव करने की कोशिश करती है। और इनका कहना है कि डेटा ये उनका ऑफिस है, तो वो ये ऑफिस है तो फिर ये तो बाद में सामने आ जाएगा कि भाई ऑफिस है कि ये एक अपनी निजी कंपनी है। और अगर ऑफिस आज आपने बोल दिया है तो फिर इसमें जो कोयला घोटाले के ऊपर सीबीआई ने जो 2020 से जांच बैठाई हुई है, और जिस तरीके से आप लोगों ने वहां पे सिंडिकेट करते हुए कोयला निकाल के जिनको एकदम साइड पीछे बैकडोर से बेचा है, तो फिर तो वो सामने आएगा। तो आपने आज बोल ही दिया है कि वो तो आपका ऑफिस है, वो तो टीएमसी ऑफिस है, तो निश्चित रूप से इस पे जो है जनता को न्याय मिलेगा। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से इन लोगों ने कोयला चोरी की है, वो जब पता चलेगा, क्योंकि आप तो बोल ही चुके आईपैक इनकी खुद की मतलब इनके पार्टी ऑफिस का ही एक हिस्सा है। वो कह रहे हैं कि टीएमसी के आईटी सेल के हेड हैं प्रतीक जैन, ये कह रहे हैं वो लोग। बिल्कुल आईटी सेल, ठीक है, वो उनके होंगे, आईटी सेल के हेड होंगे। तो भाई किसी पार्टी पे थोड़े छापा मार दीजिएगा, ईडी किसी पार्टी पे छापा मार देगी, किसी के दफ्तर में जाएगी। जा रही है, तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न बनाता है कि आखिर वो क्या। इसका मतलब है कि कहीं राजनीतिक एजेंडा है ईडी का। अगर किसी पार्टी के दफ्तर में उसका डेटा तमाम चीजें अगर हैं तो ये आरोप लगा रहे हैं टीएमसी के लोग। आईपैक एक निजी कंपनी है, अभी आकर उन्होंने बोल दिया कि ये जो है कि नहीं निजी कंपनी है। आईपैक ने बीजेपी का भी प्रबंधन किया था 2014 में, आपको ध्यान होगा, आप पढ़ी लिखी प्रवक्ता हैं। नरेंद्र मोदी का प्रबंधन किया था आईपैक ने। डेटाबेस पे सारी स्ट्रेटेजी बनाती है उस तरीके हाँ, तो वही कर रहे हैं, वही डेटा चोरी करने ईडी आई थी। बंगाल में आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वही डेटा चोरी करने आई थी। ये टीएमसी का आरोप है। अब सवाल ही है कि क्या ईडी डेटा चोरी करने आई थी? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से लौट आए हैं और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर ईडी की कार्रवाई ईमानदार है तो फिर हल्ला हंगामा और उंगली क्यों उठ रही है? और ममता बनर्जी ने अगर ये बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, निश्चित तौर पर अगर कानून के दृष्टिकोण से देखें, तो फिर ममता बनर्जी पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही भाई? ईडी ने कोई मुकदमा लिखाया क्या? कोई तहरीर दी? किसी से बात की? या फिर केवल एक नैरेटिव का खेल है ममता बनर्जी की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी, और बीच में ईडी मोहरा हो रहा है? इसी पर हम चर्चा करें। हमारे साथ मेहमानों का पैनल लगातार जुड़ा है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर हैं निर्वाचन आयोग के। बहुत स्वागत है अमीन साहब आपका। सीधे स्वाति चंद्रशेखर की तरफ चलेंगे, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। स्वाति चंद्रशेखर, आपकी पार्टी बंगाल में इस पूरे मसले को किस तरीके से देख रही है? क्योंकि आप वहाँ मैदान में भी हैं, आप ममता बनर्जी के पक्ष में भी नहीं खड़ी हो सकती, और बीजेपी से तो आपका खैर आपका 36 का ही है। स्वाति चंद्रशेखर जी, हमें किसी के पक्ष में खड़े होने की जरूरत नहीं है। शायद अगर इस देश में लोगों को न्याय मिल जाए, यही बड़ी बात है। इतनी अन्याय इस देश के अंदर चल रहे, तो फिर क्या ही बताए। एक तरफ आप ही कह रहे थे, मैं बीजेपी का प्रवक्ता जो बात कर रहे थे, मैं बस बहुत ध्यान से वो सुन रही थी। मैं कह रहे थे कि ममता बनर्जी ने ये किया, ममता बनर्जी ने वो किया।
तो फिर अगर इतना ही हाल उन्होंने कर ही दिया तो फिर आप इतने साल क्यों चुप बैठे थे? इतने साल ईडी क्यों चुप थी? 2019 से लेकर अब तक वो जो एजेंसी है आईपैक, तो टीएमसी का पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बना रही है। और खास करके जो टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो एक तरफ से उनकी पार्टी ऑफिस होगी, ये तो मैं जरूर मान सकती हूँ, क्योंकि क्या होगा कि वहां पे जो भी स्ट्रेटजीज चलती है वो एक तरफ से वॉर रूम हो जाती है। ये तो बीजेपी का भी है, ये तो कांग्रेस का भी है, ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है। बीजेपी का बल्कि ये हाल है कि वो किसी को अपना ही नहीं लेते, तो फिर थर्ड पार्टी के तौर पे कर लेते। तो फिर अगर उसका जांच कई एक एक उनका जो भी है, जो अंग संस्था है उनका, तो फिर जो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर अगर एक भी उनके संस्था के ऊपर ईडी कार्रवाई शुरू कर जाए तो फिर ऐसा लगता है कि पूरा देश में बीजेपी का पार्टी हिल जाएगी। पर नहीं, ये तो नहीं हो सकती है। और मुद्दा ये है कि ये चुनाव के समय पे क्यों हो रहे हैं? 3 महीने में चुनाव है, मान लीजिए 4 महीने में चुनाव है बंगाल के अंदर, ये सब ईडी, सीबीआई और नहीं जितने भी स्वाति जी, संस्थाएं हैं बीजेपी पूरा की भारत में। प्रवक्ता ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर मंत्री के घर से नोट बरामद हुए थे उस वक्त चुनाव नहीं था, संदेश खाली में दबिश हुई, ईडी को दौड़ाया गया तब चुनाव नहीं था। ये दो दो उदाहरण वो दे रही हैं। मना नहीं कर रहे, अगर कोई भी अगर गलती किए हैं तो फिर आप उनको उठा लीजिए, उनको गिरफ्तार कर लीजिए, उनके ऊपर आरोप लगा दीजिए, उनके ऊपर एफआईआर लगा दीजिए, आप पूरा जांच कर लीजिए। ईडी और सीबीआई का और इनकम टैक्स का, हर डिपार्टमेंट का यही काम है, हम समझ सकते हैं। पर ये सिर्फ एक तरफ से क्यों हो रहे, ये दूसरी तरफ क्यों नहीं हो रहे? जो हिमंत बिस्वा शर्मा इससे पहले कांग्रेस में रहे, उनके ऊपर जितने भी चार्जेस लगे थे और 10 साल से अभी बीजेपी में है, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका सारा जो भी था, ऐसे होता है ना कि आप लोन, हम फार्मर्स की लोन वेवर कर लेते, तो फिर आप बीजेपी में चले गए तो फिर आपका सारा माफी हो जाएगा, आपका सारा कर्ज चुक जाएगा। तो फिर ऐसे क्यों है? तो फिर ये सिर्फ एक तरफ क्यों है? आप दूसरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो? और ये मुद्दा इस समय ही क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपको लग रहा है कि दीदी को कहीं और आप उसको चुनावी के तरह तौर पे हरा नहीं सकते हैं, तो फिर आप इस तौर पे कर लेंगे। और अगर आपको मुद्दा उठाना ही है, बस वो जो आज का ईडी ने जो एफआईआर लगाने की कोशिश कर रही थी और सुप्रीम कलकत्ता हाईकोर्ट में उन्होंने मूव किए थे, बस मैं उसको एक मुद्दा से मैं जुड़ना चाहती हूँ। कर्नाटका में ऐसे हुआ था कि आप भले जर्नलिस्ट है और मशहूर जर्नलिस्ट है दुर्गेंद्र जी, इसके ऊपर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटका में जो अभी बीजेपी का राज्याध्यक्ष है और पूर्व मुख्यमंत्री की बेटा है विजयेंद्र, उन्होंने एक चैनल में सिर्फ उनके खिलाफ एक खबर छपी थी एक चैनल में, उनका पूरा चैनल बंद करा के वहां पे सारा पीसीआर में जाके सारा मशीन्स वगैरह उठा के चले गए थे। तो उस समय येडियुरप्पा जी मुख्यमंत्री रहे, तो आज तक ना कोई सीबीआई, ना कोई ईडी, ना कोई संस्था इसके ऊपर काम करने की या इसके ऊपर सेल्फ प्रोक्लेम्ड कंप्लेंट लगाने की कोशिश नहीं कर रहे। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं इस देश के अंदर, मैं जो आपको सुना सकती हूँ। ये सिर्फ जो भी चल रहे इस देश के अंदर, ये एक तरफ ही क्यों चल रहे? अगर एक तरफ ही चल रहे तो फिर इसको वेंडेटा के पॉलिटिक्स के नजरिए से ना देखे हुए तो फिर किस नजरिए से हम देखें, ये तो आप बता दीजिए। न्याय होना चाहिए, हम मान सकते हैं, देश की अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था, लॉ अबाइडिंग सिटीजन सब लोग होना चाहिए, हम मान सकते हैं। पर अगर आप एक ही तरफ बार बार चुनाव के समय पे ईडी को बेच देती हो, सीबीआई को बेच देती हो, इनकम टैक्स रेट्स करा देती हो, ऐसे क्यों हो रहे? और ये 10 साल से इतनी खुले मैदान पे ये लोग खेल रहे, तो फिर इनको इतने पावर कौन दिए हैं? इनको कौन क्यों नहीं इसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछ रहे? तो फिर क्या पीएमओ मर गए क्या? क्या होम मिनिस्ट्री मर गए क्या इस देश के अंदर? क्या कोई सारे अदालत या कोर्ट सब मर चुके हैं क्या? ये इसके ऊपर प्रश्न जब नहीं स्वाति, इसका दूसरा पहलू है, क्या ईडी भ्रष्टाचार पे कार्रवाई ना करे तो बहुत अच्छी है। हम नहीं कह रहे कि हम मना नहीं कर रहे, आप कार्रवाई कीजिए, आप साफ तरीके से आप जनता को सामने आके सबकी कार्रवाई कीजिए। मैं साफ तरीके से करी हूँ, अगर कल कोई कांग्रेस के नेता के घर पे आपको ईडी की कार्रवाई करनी चाहिए तो फिर आप कर लीजिए। और जैसे भी अगर वो बीजेपी का नेता के ऊपर भी कार्रवाई चलनी है तो फिर वो चलनी चाहिए। अब 10 साल से मुझे गिनती करके बताइए कितने बीजेपी के नेता के ऊपर कार्रवाई चली है आज तक? अरे वो ईमानदार है स्वाति, ईमानदार लोग हैं वो। नहीं हुआ है, उनका कहना है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, वो ईमानदार लोग हैं। कांग्रेस में थे, वो बाद में बीजेपी में चले गए, तो फिर उसका स्वाति जी वो ईमानदार लोग हैं, उनको ईडी की कार्रवाई कैसे होगी? अच्छा, बहुत बढ़िया है।
अगर अगर उनको लगता है कि कांग्रेस में मतलब बीजेपी को छोड़ के पूरा देश में लोग ईमानदार है, तो फिर इससे सक्षम देश नहीं तो नहीं, कोई हो भ्रष्ट ही नहीं हैं, सकता। बीजेपी को छोड़ हमारे के देश सारे में भ्रष्ट हैं। फिर तो बीजेपी को छोड़ के ज्यादातर विपक्ष के लोग भ्रष्ट हैं, ये बीजेपी कहती है। स्वाति जी, ठीक है, सबको गिरफ्तार कर लीजिए, हम तैयार हैं। ये भी कह रहे हैं ना। निशांत राणा की तरफ मैं जाऊंगा। निशांत राणा ईडी के काउंसलर है। राणा साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। एक ऐसी संस्था जो मतलब एक तरीके से प्रीमियर संस्था है इस देश की, भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी मुखालफत में एक संस्था गठित होती है और उसका अच्छा खासा काम भी था। और हम लोग जो थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, बचपन में थे या थोड़ा जब समझदार भी हुए, तब तक पता नहीं था कुछ ईडी वीडी कुछ, ये एक 8-10 साल 15 साल में ईडी कुछ दिख रही है कि ईडी क्या है। तो मौजूदा सरकार ने ईडी के दांत पैने कर दिए हैं, उसको अच्छा बना दिया है, या उसकी विश्वसनीयता पर संकट क्यों बार बार ये खड़ा हो रहा है? राणा साहब, ये तो सच है कि इस गवर्नमेंट के अंदर ही जो ईडी को इतनी पावर्स मिली हैं। इससे पहले अगर ईडी कोई भी केस में इन्वेस्टिगेशन करती थी तो उसे सीबीआई के साथ पैरेलल होके चलना पड़ता था। पहले सीबीआई की पावर ज्यादा थी और ईडी की कम थी। मैंने खुद बैंक ऑफ बड़ौदा स्कैम 2015 केस में मैं खुद अभी प्रेजेंट लॉयर हूँ जी, जिसमें सीबीआई ने पहले अपने आरसी रजिस्टर्ड केस दर्ज किया, बाद में उसमें ईडी आई। तो ईडी तब पैरेलल चल रही थी। फिर बीच में जजमेंट आती है और भारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें ईडी को भी पावर्स दी गई। वहां से ईडी अब कैसे काम करती है, ईडी एक प्रेडिकेट ऑफेंस जिसमें मल्टीपल एफआईआर्स लॉन्च्ड हैं, उस केस को टेक ओवर करती है, अपनी इंटरनल ईसीआई या रजिस्टर करती है और फिर रेड्स मारती है। इस केस में भी 2020 में सीबीआई एंड ईडी पैरेलली चल रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो इस केस में, जो अभी तक कोई हाईलाइट ही नहीं कर रहा है जी, केस रिलेटेड है अनूप माझी की कंपनी से जी। अनूप माझी जो इलीगल माइनिंग करता था वो आसनसोल में करता था, कनुस्तोरिया और कजोरा एरिया के अंदर, जो कि लीज होल्ड प्रीमाइसेस थे। और उस टाइम पे जब का इन्होंने केस बनाया है, वहां से मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के ही थे, बाबुल सुप्रियो। बाबुल सुप्रियो जी, आसनसोल से लग रही है ममता बनर्जी के ऊपर। अब केस देखते हैं, जब चार्जशीट फाइल होगी तो टर्न कैसे होगा। एंड इट इज हाईली इम्पॉसिबल कि एक मेंबर पार्लियामेंट को ये ना पता चल रहा है, ये नहीं चले कि उसके एरिया में चल क्या रहा है। सो नाउ अ बिग क्वेश्चन कम्स हियर। हाँ, मतलब तो ये इस पूरे इसको ये पूरा राजनीतिक विद्वेष है, राजनीतिक प्रेरित है, या बंगाल का चुनाव है? ये तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। नो डाउट ईडी 3 बार बंगाल में घुसी और बहुत मेजर तरीके से घुसी। फर्स्ट 2022 में पार्था चैटर्जी के घर रेड हुई थी, उनके एक सेपरेट प्रीमाइसेस पे कुछ 48-50 करोड़ भी मिले थे। देन ही वाज लिंक्ड टू सम फीमेल पार्टी मेंबर आल्सो। देन ठीक है, केस चल रहा है। हिज बेल, क्या उसे भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे? वो चढ़ावा था क्या? वो भी भ्रष्टाचार था। ये बहुत साफ सुथरा पैसा था, वो ईडी ने जबरदस्ती उनके घर में जाकर रख दिया। एनीथिंग, और इतनी बड़ी अमाउंट कभी प्लांट नहीं हो सकती। दिस इज फॉर श्योर। नो पार्टी विल टेक अ ह्यूज लॉस ऑफ सच अ बिग अमाउंट। अभी वो केस जो है वो ऑलरेडी पेंडिंग है, उसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स भी आ चुकी है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट से भी 6 महीने पहले उनकी बेल भी डिसमिस हुई थी। अच्छा, नाउ कमिंग, हाँ जी, अब नाउ कमिंग टू दिस केस, अब ये तो तभी पता चलेगा जब इस पे चार्जशीट आएगी, दैट वेदर इट इज अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस और वेदर इट इज रिलेटेड। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, बार बार जो विपक्ष है ये इसका सहारा लेता है कि साहब जो ईडी का कन्विक्शन रेट बहुत कम है, वो कितना है आप मुझे बता दीजिए, और क्यों है? जी देखिए, वो इसलिए है, ईडी जो बेसिकली जो ईडी का प्रिंसिपल है वो सेक्शन 50 है, विच इज एक्चुअली वेरी पावरफुल सेक्शन, जो कि ये कहता है कि सेक्शन 50 में अगर कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई है तो वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानी जाएंगी। और ये कैसे लिंक करते हैं सेक्शन 50 की स्टेटमेंट को? डिस्क्लोजर, इट इज एन एडमिसिबल स्टेटमेंट। आईपीसी में वो एडमिसिबल नहीं है स्टेटमेंट, बट इन ईडी केसेस, सीबीआई केसेस, वो जो स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल है। उस स्टेटमेंट के बेसिस पे ईडी को पावर्स मिलती है फर्दर आगे रेड्स करने की। तो
ये क्या फिर दहशत फैलाने का टूल है, चुनाव में गर्दन दबाने का टूल है, या भ्रष्टाचार मिटाने का टूल है, क्या है? अब ऐसे में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबी चलती है, इसलिए कन्विक्शन रेट जो है वो कम है। एंड जब तक सेम विटनेसेस कोर्ट में आते हैं 7, 8, 9 साल 10 साल बीत जाते हैं, मेमोरी इतनी रिफ्रेश नहीं और होती। नेता या जो भी व्यक्ति है वो सड़ता रहता है जेल में, जमानत नहीं होती है, उसकी पार्टी, उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, फायदा एक दल विशेष को हो जाता है। Now that is the law, क्योंकि अब ट्रायल कोर्ट्स जो हैं दे रिफ्रेन देमसेल्व्स, क्योंकि जुडिशरी में भी नो डाउट एलिगेशंस लग गए हैं इन सम केसेस। नहीं, मैं जुडिशरी को बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, जुडिशरी को आज भी मैं बहुत पाक साफ मानता हूं, क्योंकि जुडिशरी एक ऐसा जो है जिस पर पूरा देश भरोसा करता है, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि भाई कोर्ट में चले जाओ। लेकिन आजकल पॉलिटिकली मोटिवेटेड। जी प्रियदर्शी रंजन की तरफ जाएंगे। प्रियदर्शी रंजन, एक पत्रकार के तौर पर इस मसले को कैसे देखते हैं आप? प्रियदर्शी रंजन, मुझे लगता है कि प्रियदर्शी रंजन मेरी बात नहीं जा रही। अमीन साहब, लेकिन ये बस 7 बार ऐसी कम घटना हुई है जब केंद्रीय एजेंडा और ममता बनर्जी आमने सामने टकरा गई। कम से कम 7 बार ऐसी घटनाएं हुई है। तो इसको इस तरीके से भी देखिए, ये स्टाइल है ममता बनर्जी का। जब भी कोई ईडी का छापा, सीबीआई का छापा पड़ता है पश्चिम बंगाल के भीतर, तो ममता बनर्जी बौखला जाती है और इसको पॉलिटिकली गेन करने की, इसमें पॉलिटिकल गेन करने की कोशिश से मामला राजनीति। आप एक तरफ कि आईपैक से मेरा उस तरीके का कोई संबंध नहीं है, दूसरी ओर उसको कह रहे हैं कि हमारे वहां दस्तावेज हैं। तो आप किस तरीके से चीजों को कर रहे हैं? इससे पहले भी देखा गया है पशु तस्करी के मामले में, तस्करी मामले में, या तमाम ऐसे मामले, स्कूल भर्ती घोटाला के मामले में, तमाम मामलों में ममता बनर्जी सड़क पर आ किया, सीबीआई का विरोध किया। सिलसिला 2023 से चल रहा है। अच्छा प्रियदर्शी जी, ये एजेंसियां गंगा जल की तरह पाक साफ हैं, आप सर्टिफाई कर रहे हैं इनको? उस तरीके से नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये टकराव किसी अन्य राज्य में नहीं देखने को होता है, केंद्रीय एजेंसियों और सरकार के बीच में या पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में। बिहार में चलता है, लालू प्रसाद यादव पर वो कन्विक्टेड हुए, तो इस तरीके से वो सड़कों पर थे, अपने समर्थकों को कर रहे थे, आंदोलित कर रहे थे। आजकल की घटना है, लालू के सारे परिवार की पेशी हुई, तो क्या लालू के समर्थक सड़क रोका जा रहा है कार्यवाही से? ये तो नहीं हो रहा है ना। लेकिन देश में ऐसा तो उदाहरण शायद ही कहीं मिले, बहुत कम मिले, नहीं कह रहा हूं कहीं नहीं, लेकिन बहुत कम उदाहरण आपको मिले जहां ये देखने को मिलेगा कि अगर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है तो पार्टी हो जाती है। राजनीतिक तौर पर उसका इस स्तर पर विरोध किया जा रहा है, मुख्यमंत्री धरने पर बैठ जाती हैं, एक मुख्यमंत्री आंदोलन करने की धमकी देती हैं, एक मुख्यमंत्री सीबीआई से दस्तावेज वो क्या करें? ऐसे हथकड़ी कर दें, आओ मुझे गिरफ्तार करो, जेल में डाल दो और चुनाव जीत लो, ऐसा कह दें वो? क्या कहें वो? नहीं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। और 1 दर्जन जो भ्रष्टाचारी नेता थे, 1 दर्जन, अजीत पवार से लेकर शुभेंदु अधिकारी तक, ज्यादा बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास। अगर उसका नाम कराएंगे तो मेरा बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। तो सबको धुलाई मशीन में साफ करके कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया। इस देश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार पर दो मानक नहीं हो सकते प्रियदर्शी रंजन। भ्रष्टाचार मतलब भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार कोई करे उसको टांग दीजिए उठाकर। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं हो सकता है। किसी पार्टी का कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी है तो पाक साफ, किसी पार्टी का भ्रष्टाचारी है तो बिल्कुल। अभी देखिए प्रहलाद वो क्या कहते, नागरिक उड्डयन मंत्री थे टीएमसी के, अजीत पवार के साथ हैं, सारे मुकदमे वापस, ईडी ने जो उनकी संपत्ति सब दे दी उनको वापस, लो भैया मौज करो। देखिए ईडी और सीबीआई हमेशा से सवालों के घेरे में तो रही है, इसमें भी आज नहीं है केवल,
ये एजेंसियों का इस्तेमाल पहले से भी होता रहा है। खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही, कोई कम कोई ज्यादा। भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसा हो गया, ऐसा तो नहीं है। इंदिरा गांधी के जमाने से चला आ रहा है एजेंसियों का इस्तेमाल। लेकिन तब तो मुझे लगता है 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी। मुझे याद नहीं पड़ रहा कि कभी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए इन एजेंसियों के बारे में शायद ही कभी किसी ने आवाज उठाई हो कि साहब हमें गलत फंसा रहे हैं। शायद ही कभी, मतलब इस तरीके से पॉलिटिकल इस्तेमाल होता रहा हो। पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर हमारे साथ मोहम्मद अमीन साहब लगातार जुड़े हैं। अमीन साहब, क्या एजेंसियों को बात बात पर कटघरे पर खड़ा कर देना, उनकी विश्वसनीयता को डिफेम करना, ये पॉलिटिकल शऊर है क्या? क्या राजनीतिक तौर पर ये बातें ठीक हैं क्या? और एक चुना हुआ संवैधानिक पद पर जो मुख्यमंत्री है वो सड़क पर उतर कर एजेंसियों का मुकाबला कर रहा है, ये क्या हो रहा है इस देश में? अमीन साहब। दुर्गेश जी, जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, तो इलेक्शन कमीशन जो है हमेशा कोशिश ये करता है कि कहीं ना कहीं जो समाज के अंदर बुराइयां हैं उनको दूर किया जाए, चाहे किसी भी तरह से हो। लेकिन इन सब का मसौदा जो है पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कई बार जो है इलेक्शन रिफॉर्म्स 14 से शुरू किए थे और 14 में जो है इसको भेजा लॉ मिनिस्ट्री को कि लॉ मिनिस्ट्री जो है पार्लियामेंट में पास करा के देगी। जैसे कि भ्रष्टाचार जो एमपीज एमएलएज होते हैं उनकी जल्दी से कोर्ट के केसेस क्लियर किए जाएं, उनको देखा जाए कि जल्दी अगर सजा देनी तो सजा दी जाए और बचाना है तो बचा दिया जाए। लेकिन वो लैंगर ऑन नहीं होते। लेकिन आप देखेंगे इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं इनको रिफॉर्म के लिए इलेक्शन कमीशन ने भेजा, लेकिन आज तक इलेक्शन कमीशन की वो बात जो है पार्लियामेंट से बाहर नहीं आई, क्योंकि उसमें हर दल मौजूद है और हर दल का जो है प्रभुत्व है। अब वो जो अपने खिलाफ कैसे अपना पास कर सकते हैं कोई भी कानून, तो आप इस बात से तो बेफिक्र रहिए। लेकिन जहाँ तक सवाल है हमारी एजेंसीज का, जो भी एजेंसीज कहीं भी जाती हैं रेड करने के लिए तो उनके पास कोई सर्च वारंट तो होता ही है और तभी जाती हैं, अदरवाइज लीगली नहीं तो नहीं आएंगी। अधिकारियों को अपनी नौकरी प्यारी है, ऐसा नहीं कि बिना सर्च वारंट के लीगली वहाँ पे बिना इलीगल तरीके से वहाँ एंटर करें। लेकिन उनकी जो कार्रवाई है वो उसके सामने उनको ये चाहिए था कि एज ए मुख्यमंत्री उनको वहाँ इंटरवीन नहीं करना चाहिए था जी, बल्कि उनको ये जी बिल्कुल ठीक जो भी चीजें हैं आप बनाइए, उनकी लिस्ट बनाइए, जो तरीका है उनके भी वकील होते हैं, उनके सामने लिस्ट बनती, बनाने के बाद दी जाती कि इसमें क्या क्या पेपर्स जा रहे हैं। अगर जांच की बात है तो जांच होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम से मुख्यमंत्री का इंटरवीन करना ये नियमों के अगेंस्ट है। अब ये बात जो कोर्ट में चली गई है, अब कोर्ट इसको देखेगा। और अमीन साहब, कोर्ट कह रहा है कि हम सुनवाई नहीं कर सकते। कोर्ट खुद ही अपने आप को इतना एम्बेरिस फील कर रहा है। आज कोर्ट ने कहा है कि आज हम सुनवाई नहीं करेंगे। हजारों लाखों कार्यकर्ता वहां पहुंच गया टीएमसी का। हाँ, वही तो चीज है ना कि इस तरीके से अगर होगा तो कानून का अपने हाथों में ले लेंगे लोग, तो कैसे चलेगा काम? आप बताइए। ये तो नहीं है। मुझे तो बहुत संकट नजर आ रहा है, पूरे संवैधानिक व्यवस्था पर का संकट नजर आ रहा है इस देश में। वही चीजें हैं, संकट की बात है। इस तरह देश नहीं चल सकता ना, प्रदेश चल सकता है। प्रदेशों में भी एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। अभी मैं गया था कलकत्ता और आसनसोल, तो मैंने देखा था कलकत्ता के अंदर कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन के बीएलओज हैं जो उसी स्टेट के रहने वाले हैं, उसी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, वो हमारे सीईओ के अगेंस्ट वहां पर पोस्टर लेके बैठे हुए थे और सड़कों पे उनका घेराव किया हुआ था। ये क्या दर्शाता है? वो या तो काम नहीं करना चाहते, काम करना चाहते हैं तो प्रेजुडिस होकर काम करना चाहते हैं, किसी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ये उचित नहीं है, उनको निष्पक्ष होना चाहिए। अगर वो अमीन साहब, इसमें राजनीतिक दल, अभी हम आज इस पे पूरी प्रतिक्रियाएं भारतीय जनता पार्टी की आई, तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं, इसमें केवल सैद्धांतिक भाषण देते रहेंगे इन लोग कि कोई ठोस कार्रवाई भी करेंगे? अगर मान लीजिए कि केंद्र की सरकार मानती है कि ममता बनर्जी ने क्राइम किया है, तो फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात करे, वो क्यों नहीं करती केंद्र सरकार? नहीं, वो क्या करेंगे? कानून अपना, कानून को अधिकार है अपना, अगर वो समझता है तो मतलब हर चीज कोर्ट से तय होगी, कोई बुरी बात नहीं है। सारे लोग अगर कोई संविधान तोड़ेगा कोर्ट चले जाएंगे, कोई बीच में कोई इंपावर एजेंसी नहीं है, कोई इंफोर्समेंट एजेंसी काम नहीं करेगी कोई। नहीं तो कैसे काम करेगा? जब उसको कोई काम करने देगा तब ना। क्षेत्र किसी का कोई काम नहीं हो सकता। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन तो बहुत खराब है। तो कौन सुधारेगा इसको? कौन सुधारेगा? गृह मंत्री जी सुधारेंगे, प्रधानमंत्री जी सुधारेंगे,
जेपी नड्डा जी सुधारेंगे, कौन सुधारेगा इसको? नहीं, गृह मंत्री के हाथ में है पावर। अगर सुधारेंगे तो बीजेपी कहलाएंगे कि बीजेपी के, इसलिए उनपे टीएमसी वालों पे वो कर रहे हैं। तो फिर क्या हल है? क्या आम आदमी क्या करे? इसी चक्कर में फंसा रहे। देश में रूल ऑफ लॉ रहेगा कि नहीं रहेगा अमीन साहब? मैं इस बारे में तो ज्यादा क्या मैं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, उनको सहयोग करना चाहिए सभी लोगों को, तभी का सरकार चलती है, उसी से तब सरकारें सहयोग से चलती हैं, लेकिन जब कहीं इन्फोर्समेंट की जरूरत हो तो इन्फोर्समेंट भी करते हैं। जैसे ईडी उठा के टांग देती है, हेमंत सोरेन को टांग दिया, तो अब यहाँ साहस क्यों नहीं कर पा रही अगर वो मान रही कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचारी है? दुर्गेश जी, आज हमने जो देखा तो कोर्ट ने भी मना कर दिया कि हम नहीं सुनवाई कर पाएंगे। वही तो मैंने कहा ना, अभी एक सेकंड पहले मैंने यही बात कही कि कोर्ट ने कहा कि 14 जनवरी को सुनेंगे, आज नहीं सुनेंगे। 14 जनवरी को भी सुनवाई नहीं हो पाएगी, वो हाई कोर्ट को घेर लेंगे सारे। वहां का तरीका मुझे मालूम है, मधुमक्खी की तरह घेर लेंगे चारों तरफ से, मुश्किल हो जाएगा उनको। इससे पहले भी आपके सेंट्रल मिनिस्टर इलेक्शन में गए हैं, उनपे पथराव हुआ है, चाहे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे उनपे पथराव हुआ है, उनको घेरा गया है। अब सब कैसे चलेगा शासन, मुझे नहीं पता है। बताइए, टीएमसी के नेता हैं हमारे साथ मोहम्मद एहसामुल हक साहब। हक साहब जी, आपने क्या बना दिया अपने स्टेट को? बिल्कुल नहीं, है हमारे जो डॉक्टर अमीन साहब कह रहे हैं, हमें बू आ रही है इनके कि बीजेपी का इनका स्मेल आ रही है इनकी, जो भी ये मत कहिए, वो बहुत साफ सुथरे आदमी, प्लीज। बिल्कुल नहीं, इन्होंने हमारे राज्य के ऊपर में इस तरह की प्रतिक्रिया की है, ये किए हैं, इन्हें बोलना होगा इस हिसाब के बोलने के यहाँ सही से कोर्ट को घेर लेंगे। कभी इस तरह का हुआ कि आज तक तारीख में इस तरह का जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि कोर्ट को घेर लेंगे, वहां लोग चलने नहीं देंगे? यहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल सही है, इस हिसाब से थोड़ी हो चलता है। कानून अपना हिसाब से काम कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के लोग या फिर उनके जितने भी है, इस हिसाब से देखिए कल की जो घटना है का मैं अपनी कोई भी चीज का मैं हिफाजत नहीं कर सकता हूँ। मेरे घर में अगर बगैर बोले हुए आ गया तो मैं अपनी कागजात को सही नहीं रख सकता हूँ। ममता बनर्जी ने क्या अपराध किया? ममता बनर्जी ने गए अपने दफ्तर में अपने कागज पत्र को अपने हाथों में रखा, अपने जो भी स्ट्रेटेजी जो 5-6 साल का जो हमारे अभी 2026 का इलेक्शन का जितना भी समझ लिया हमारा डॉक्यूमेंट्स है उनको सेफ रखा। तो यही तो बात है, लेकिन ईडी चुराने का काम कर रहे हैं। ईडी जो है, ईडी का बेजाय इस्तेमाल हो रहा, ये बात समझना होगा चौहान जी। भारतीय जनता पार्टी जैसे हमारे अभी बहुत अच्छे ढंग से वो कह रहे थे कि 2014 के बाद इसको ज्यादा इस्तेमाल हो रहा, इससे पहले कभी नहीं था। हमारी जो कांग्रेस की प्रवक्ता बहुत ही सुंदर बात कहे, वो ममता बनर्जी बोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का नाम देश के लोगों के कानून में आ गए। पहले कांग्रेस की सरकार थी, पहले कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी कहती थी वो भ्रष्टाचारी सरकार थी, इसी नाम पर वो सत्ता में आए हैं कि बहुत घोटाले हुए, पता नहीं कितने कोलगेट स्कैम, ये स्कैम वो स्कैम वाली सरकार थी वो, बीजेपी के लोग कहते हैं। इसीलिए इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने ईडी का। जब सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चलेगी तो फिर स्कैम बाहर कैसे आ सकती है? जी देखिए चौहान जी, सबसे ज्यादा अगर घोटाला हुआ है तो 2014 के बाद आज 11 साल हो गया, घोटाला ही घोटाला है। देश की जितनी भी संपत्ति हमारे दो आदमी खरीद रहे हैं और 2 आदमी बेच रहे हैं, ये तो साफ जानते हैं पूरा दुनिया, हर चीज जो है अडानी। ठीक है माधवी जी रिस्पॉन्ड करिए 30 सेकंड, फिर मैं खत्म करूंगा। ऐसा है कि कांग्रेस अपने समय को भूल रही है। कांग्रेस किस तरीके से ईडी का इस्तेमाल करती थी, कांग्रेस किस तरीके से जो उनके सहयोगी दल होते थे उनको किस तरीके से ब्लैकमेल करती थी। शायद कांग्रेस की जो लीडर है अभी उनको अपना पुराना इतिहास नहीं मालूम है। और दूसरी बात ये कि टीएमसी की बात जो कर रहे हैं, अभी उनको जो सही आईना दिखाया बाहर उस आईने को देखकर वो घबरा गए। अब नहीं लगाए। पश्चिम बंगाल की स्थिति, 1 मिनट, मैंने इंटरव्यू नहीं किया था, मैं बात कर लूं, मेरा गला थोड़ा खराब है, सॉरी। तो फिर आप मान रहे हैं कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं? बोलने दीजिए स्वाति जी, उनको बोलने दीजिए। बंगाल का आईना अगर जब दिखाया अमित शाह ने तो सवाल है, तो फिर आप मान रहे हैं कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसका मतलब? मैं बोल लूं, आपने मुझसे स्वाति जी उनको बोलने दीजिए, अनीता माधवी जी को बोलने दीजिए। बोलिए माधवी जी, आप मान रहे हैं कि ब्लैकमेल चल रही है, फिर इसका मतलब? माधवी जी बोलिए। देखिए ऐसा है कि शायद भूल गए कि एक समय में मायावती ने किस तरीके से ब्लेम लगाया था, किस तरीके से कांग्रेस को जिस तरीके से ब्लैकमेल कर रही थी। आज मायावती कुछ बोलती थी, दूसरे दिन ईडी उनके घर में, सीबीआई उनके घर में पहुंच जाती थी। तो जरा पुराना इतिहास निकाल के देख लीजिए और क्या किया है कांग्रेस ने। दूसरी बात ये कि जब आमीन साहब ने जब इनको बंगाल का सही चित्र और आईना दिखाया
तो जो टीएमसी के जो नेता हैं वो एकदम सकबका गए। सच्चाई ये है कि पश्चिम बंगाल में सिंडिकेट की जो राजनीति है उसका आधिपत्य है, और किस तरीके से वहां पे शासन प्रशासन काम करता है ये यहाँ पर आके देखिए तो शायद आप ज्यादा अच्छे से समझ माधवी पाएंगे। जी, अगर पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की इतनी भयंकर स्थिति है तो फिर गृह मंत्री जी को उसमें इंटरवीन करना चाहिए, सेंट्रल फोर्सेज लगा देनी चाहिए। का फैसला नहीं मानूंगी, कई बार बोल चुकी हैं, आप निकाल के देख लीजिए, ज्यादा दिन नहीं, हर दूसरे महीने में यही बात बोलती हैं वो, मैं नहीं मानूंगी। वक्फ बोर्ड कानून संशोधन बिल आता है, मैं नहीं मानूंगी। सीए आता है, मैं नहीं मानूंगी। जो भी आता है, SIR आएगा, मैं नहीं मानूंगी। उनकी तो आदत है, वो हर विषय पे मैं नहीं मानूंगी, मैं नहीं सुनूंगी। इलाज क्या है? इलाज क्या है वो इलाज कर दीजिए ना, आपकी तो सरकार है केंद्र में, इलाज कर दीजिए। राजनीति ही दिखती है, बंगाल को सुधारने के लिए कोई भी नीति लेकर आई है, उनको राजनीति ही दिखती है। तो यही हालत है। माधवी जी, इलाज करिए ना, घर से पार्थव केंद्र में आपकी सरकार है, मजबूत सरकार है, आप इलाज करिए वहाँ की समस्या का। रही बात अगर एक दूसरे का बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इनके घुसने नहीं देती है, इनके राहुल गांधी को तो ममता बनर्जी घुसने नहीं देती है, प्रियंका गांधी को घुसने नहीं देती है। भले ही स्क्रीन पर आकर एक दूसरे का सपोर्ट करने लग जाए, लेकिन राज्य में नहीं कर सकते, मैं आपको बता दे रही हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बहस जो है ये चलती रहेगी, लेकिन आज मैं ये कहूँगा कि एजेंसियों को अगर अपनी साख बचानी है तो जो अधिकारी भी हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी चाहे पहले की रही हो चाहे अब की हो, ये एजेंसियों को मोहरा बनाती हैं, अधिकारियों को मोहरा बनाती हैं, अपने हितों को साधती हैं। अगर आप भारत के संविधान की शपथ लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा में, पुलिस सेवा में, जो भी सेवाएं हैं उनमें आप आते हैं तो आपको वही करना चाहिए जो संविधान कहता है, आपको वही करना चाहिए जो आपका ज़मीर कहता है, और अगर ज़मीर मर गया है तो फिर बात ही क्या कहनी। नमस्कार।